जय भारत जय संविधान। दोस्तों, मैं आपका दोस्त वैभव सदाफुले आज आप सभी का तहे दिल से इस फेसबुक लाइव टॉक शो में स्वागत करता हूँ, जिसका नाम हमने रखा है सेव इंडिया, यानी कि भारत बचाओ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं सबसे पहले एक विनती करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस फेसबुक लाइव में आप जुड़े, और जो कोई इसमें जुड़ता होगा वो प्लीज़ इस लाइव वीडियो को शेयर करें, ताकि आज के जो विषय हम सब भारतीयों तक पहुंचा सके। सबसे पहली बात जो है, हमने इस प्रोग्राम का नाम जो है सेव इंडिया इसलिए रखा है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही था, इस फेसबुक लाइव टॉक शो का, कि हम जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, जो 2019 के सिलेक्शन में फर्स्ट टाइम वोटर्स हो गए, उनको कुछ पता नहीं है कि अब तक का इस कंट्री का पास्ट क्या है, इस कंट्री ने किन किन पॉलिटिशियंस को झेला है, किन किन पॉलिटिशियंस के कारण ये देश में धर्म के नाम पे बंटवारे हुए हैं, किन किन पॉलिटिशियंस के नाम पे इस देश में आज भी आप देख सकते हो गरीबी है, बेरोज़गारी है। तो इसी कारण हमने ये सेव इंडिया नाम का कॉन्सेप्ट तैयार किया है। इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए हम ये काम करेंगे, प्रयत्न करेंगे कि इस देश का जो युवा होगा, जैसे आपको पता है भारत की संपूर्ण विश्व में जो पहचान है वो युवा देश के तौर पे, क्योंकि इस देश में 65% पॉपुलेशन जो है देश का, हमारे भारत देश का, वो युवा का है, वो यूथ है। और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है उनकी लगभग जो मतलब कहते हैं ना कि एक पॉपुलेशन, एक लोक संख्या फर्स्ट टाइम वोटर्स की, वो कम से कम 20 से 25 करोड़ तक की है। तो 20 से 25 करोड़ का स्लैब जो है, शायद से मेरे हिसाब से नहीं तो बट कन्फर्मली ये जो 25 करोड़ का स्लैब है वो इस टाइम का किंग मेकर की भूमिका निभा सकता है, या शायद से उनके ऊपर पूर्णतः निर्भर कर रहा है कि वो इस टाइम किसको चुने, किसको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की गद्दी पे बिठाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले फिर से आप सभी का सेव इंडिया ये फैमिली फेसबुक लाइव टॉक शो में भारत के सभी भारतवासियों के लिए फर्स्ट टाइम हम ये शो स्टार्ट कर रहे हैं। इस शो से पता है कि इस शो को भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का सहकार्य आपको करना होगा। तो आज मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, डायरेक्टली ऑन द पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला बात दोस्तों, हम इस भारत देश में जी रहे हैं, सब दिखाई देता है, सब कुछ, सब अधिकार हमें दिए गए इस भारतीय संविधान के ज़रिए, पर जैसे हम देख पा रहे, परंतु इस देश में जो होता है कि हम उस संविधान से मिले हुए अधिकारों का प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाते, या फिर हमें यूज़ करने दिया नहीं जाता। आप सभी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ दोस्तों, 1947 15 अगस्त 1947 को जैसे हम हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उस दिन को हम इंडिपेंडेंस डे बोलने के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उसको इंडिपेंडेंस डे ना बोलते हुए, क्योंकि 16 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक ऐसे नारे गूंजे थे, वो नारे ऐसे थे, ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। क्योंकि आज भी अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या फिर गूगल रहे, आप उसमें आज भी फ्रीडम का अगर प्रॉपर मीनिंग सर्च करोगे, तो फ्रीडम का मीनिंग यही होता है, किसी भी चीज़ को फ्रीडम मतलब कि उस देश को अगर फ्रीडम मिले, तो उस देश का फ्रीडम का अर्थ ये होता है कि उस देश में फर्स्ट प्रेसिडेंट से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके एंड तक का हर एक जो व्यक्ति होगा, हर एक सिटीजन हो जो होगा, वो कभी भूखा नहीं मरना चाहिए, वो कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। सेकेंडली, रोटी कपड़ा मकान उसके पास होने चाहिए। और आज अगर हम देखेंगे तो 47 से लेकर आज तक वो जो एक गैप है, तो गैप कम नहीं हुआ, तो गैप बढ़ते गया, गरीबी का, बेरोज़गारी का। पर तो भी हम उस पर कुछ कहते नहीं। हम फिल्मों में देखते हैं गरीबी, देखते हैं हम फिल्मों में अन्य अत्याचार देखते हैं, हम फिल्मों में मर्डर्स देखते हैं, हम फिल्मों में क्राइम्स देखते हैं। कुछ समय के लिए हम में देशभक्ति जागते है कि हमें इस देश के लिए कुछ तो करना है, हम कुछ तो करते रहेंगे, परंतु स्टेप बाय स्टेप हम उसको सिर्फ बोलते हैं ना, सपनों में ही देखते हैं, सपनों में ही हम जीते आ रहे हैं अब तक। पर इन सब चीज़ों को बदलने का एक जरिया, एक माध्यम हमें 2019 का इलेक्शन हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। मैं ज़्यादा कुछ इस विषय में ज़्यादा नहीं चाहूँगा, आपको सबको पता ही है कि मैं सिर्फ ऑन पॉइंट पे बात करता हूँ। मेरा और एक बात ऐसी है दोस्तों, आप सभी को पता है कि जैसे मैंने आप स्टार्ट में कहा कि ये आज़ादी झूठी है, मैं उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह मानता हूँ दोस्तों। क्योंकि अगर ये आज़ादी सच्ची होती तो शायद से कभी निर्भया रेप केस नहीं होता, तो शायद से कभी उस बच्ची आसिफा पर रेप नहीं होता, तो शायद से हमारे महाराष्ट्र में कोपर्डी, खैरला जी जैसे ये जो कांड बोलते हैं, कांड नहीं होते शायद से। दोस्तों, हमें सब पता चलता है, हम सब देख पाते हैं, फिर भी हम कुछ खुद के बोलते हैं ना एक स्वार्थ के लिए हम उस पॉलिटिकल पार्टी रहे या फिर उस पॉलिटिकल विचारधारा को हम सपोर्ट करते हैं।
हमें बहुत बार चांस मिलते हैं उन सब चीज़ों को उलट करने का, उन सब चीज़ों को बदलने का। 60 साल हम इस देश में कांग्रेस की सत्ता इस देश ने संभाली। 60 साल में ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि कांग्रेस ने कुछ भ्रष्टाचार नहीं किया। जैसे आपको पता है भ्रष्टाचार की माता जो होती है वो कांग्रेस है। मतलब भ्रष्टाचार जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे शुरू में सबसे पहला कटोरा लेकर अगर कोई बैठा होगा तो वो कांग्रेस ही होता है। उसके बाद जो होता है भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा लबड़ लबड़ के खाने वाला जो होता है वो भाजपा ही होता है। जैसे आप सभी को पता है फिलहाल इस देश में दो ही महाआघाड़ी चल रही है जो नेशनल लेवल पे, वो एक कांग्रेस चल रही है, एक बीजेपी चला रही है। तो आप मेरे को बताओ क्या आप इस देश को उनके पास देना चाहते हो कि जो भ्रष्टाचार से अपना पेट फुगा के इस देश को छोड़ के भाग जाते हैं, मतलब भाजपाई लोग। सेकेंडली जिनकी शुरुआत भ्रष्टाचार की शुरुआत है जिससे होती है वो कांग्रेसी लोग। क्या आप इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पे करना चाहते हो? क्या आप इस देश का बंटवारा स्त्री पुरुष के नाम पे करना चाहते हो? क्या आप इस देश का बंटवारा मंदिर मस्जिद विहार इस नाम पे करना चाहते हो? या आपको इस देश में जैसे इस देश की एक पहचान थी सोने की चिड़िया, क्या आपको वो दिन फिर से वापस लाना होगा? तो आप एक प्रयत्न कर सकते हैं दोस्तों। एक थर्ड फ्रंट जो होता है वो थर्ड फ्रंट आपको और हम सभी को मिलके खड़ा करना होगा। जैसा महाराष्ट्र में जिस व्यक्ति ने इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिस व्यक्ति ने इस देश में उसके समाज पे उस पे स्टेप बाय स्टेप हर एक दिन अन्य अत्याचार होता था, वो सब देखने के बावजूद उस व्यक्ति ने एक दिन ये भी कहा था कि जिस देश में मुझ पे मेरे लोगों पे कुत्ते जब बोलते हैं ना कि प्राणियों जैसे बर्ताव किए जाते उस देश को हम हमारा देश कहे तो कहे कैसे। लेकिन फिर भी जब उस व्यक्ति को इस देश का संविधान लिखने का अधिकार दिया गया तो उस व्यक्ति ने ऐसा संविधान लिख डाला कि जिससे हर एक व्यक्ति इस देश में समान हो। आज 2019 की इलेक्शन है दोस्तों, शायद से आप में से बहुत से लोग फर्स्ट टाइम वोट करने जाते होंगे। मेरा भी लाइफ का फर्स्ट वोट होगा, क्योंकि इसके पहले जैसे था कोई ऑप्शन ही नहीं आता दोस्तों कि हम वोट करें तो करें किसे। तो ये चांस आ चुका है फर्स्ट टाइम। तो हमें ये इलेक्शन, ये वोटिंग का जो वैल्यू होता है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए दिया था, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा 1 वोट इज इक्वल टू 1 वैल्यू। ये वोटिंग के माध्यम से अनिल अंबानी हो, धीरू भाई अंबानी का लड़का मुकेश अंबानी हो, कोई भी बड़ा व्यक्तिमत्व हो, वो वोटिंग के मामले में हम सबके समान होता है। उसका एक वोट की वैल्यू वही होती है जो हमारे एक वोट की वैल्यू होती है दोस्तों। और ये अधिकार जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, तो इसका प्रॉपर यूज़ हमें करना है। क्योंकि गलती से भी हमने इस बार कोई और बटन दबा दिया जो इस देश के लिए घातक होगा, तो शायद से इस देश का इन फ्यूचर अगर हम इन बेईमानों के हाथ में फिर से इस देश को दिया तो शायद से जो हालत सीरिया में हुए थे वही हालत इस देश में होने लगेंगे, और शायद से हो भी जाएंगे अगर हमने उन फिर से उस मोदी सरकार को अगर वोटिंग के माध्यम से उन्हें सेंटर में पहुंचाया तो। और ये रीज़न देखिए कोई मतलब नहीं है दोस्तों कि हम कहते हैं ना कि बीजेपी को नहीं, मैं बीजेपी को अपोज बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब लोगों को लगता है कि हम कांग्रेस ही है। तो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, कांग्रेस जो होती है भ्रष्टाचार की स्टार्टिंग करने वाला व्यक्ति जो होता है वो कांग्रेस से होता है, और भ्रष्टाचार के एंड में जो सब खा पी के पेट फुगा के देश को छोड़ के भागता है वो भाजपा ही होता है। ये इन दोनों पार्टी की सच्चाई है। और जो जो पॉलिटिकल पार्टीज इस देश में जो है इन दोनों को सपोर्ट कर रही है, तो उन सब का भी कहते हैं ना कि प्रेजेंटेशन उनको भी इसी तरह मैं रिप्रेजेंट करूँगा। वो खुद भी, चाहे वो कितनी बड़े बड़े सभा लें, वो चाहे कोई भी फुटेज दिखाए टीवी पे या स्क्रीन्स पे लाइव सभा में, उसका कुछ मतलब नहीं है दोस्तों। अब एक बात हमेशा याद रखना, इस देश का संविधान जो है, संविधान बदलने से कोई फ़र्क नहीं होगा दोस्तों। मैं आपको क्लियरली ऑन द स्पॉट बताना चाहूँगा। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि संविधान क्या है इसमें, तो आपको मैं बात बताना चाहूँगा, संविधान बदलने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ संविधान बदलने से ऐसा होगा कि शायद से किसी के पिताजी मर जाए तो उसके माँ को सती जाना होगा। संविधान बदलने से कुछ नहीं होगा, पर सरेआम इस देश में बलात्कार किए जाएंगे जाति के आधार पर। संविधान बदलने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ संविधान बदलने से इस देश के मेरे माँ बहनों को सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं ना कि चूल्हे के सामने बैठ के खाना परोसने की, गुलामी करने की आदत लगा देनी होगी। संविधान बदलने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ इन छोटी चीज़ें ही होंगी। शायद से आपके सबसे सब चीज़ें छोटी होंगी, इसलिए मैंने छोटी ही कह दी। पर ये चांस आपको मिल रहा है दोस्तों कि इस चांस के माध्यम से हम जो है इस सरकार को, इस देश को एक ऐसा फ्रंट, एक थर्ड फ्रंट के जरिए हम खड़ा कर सकते हैं। और ये खड़ा करने का जिम्मा हम पे। जात पात धर्म, आपका जेंडर, ये सब साइड में रख के हमें एक बोलते हैं ना कि एक निश्चय करना चाहिए। हमें एक ऐसा भारतीय होकर हमें सोचना चाहिए।
ये मौका फिर से नहीं आएगा दोस्तों। जैसा आपको पता है कि इस देश में जो सरकार फिलहाल सेंट्रल में, उनके मंत्री लोग क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनके मंत्री का स्टेटमेंट ये आ रहा है कि आज अगर हम 2019 के इलेक्शन जीत जाए तो 2024 को इलेक्शंस नहीं होंगे। दोस्तों शायद से मैं आपको याद और दिला दूं कि कुछ सालों पहले ये जो भविष्यवाणी का जो ट्रेंड चल रहा है फिलहाल, ये कुछ साल पहले नाजिस्ट करते थे, नाजी लोग करते थे। इसका मतलब हिटलर की जो आर्मी थी वो करती थी। उन्होंने भी शुरुआत जो है ऐसे ही दिखावे से, देशभक्ति के जरिए उन्होंने शुरुआत की थी। और उन्होंने जर्मनी की हालत क्या कर दी थी आप सभी को पता ही होगा। मरने के समय उसे मुंह छुपाने तक की जगह नहीं मिली उस हिटलर को। और यही अंजाम इस देश में अगर कोई हिटलर से लाने का प्रयत्न करेगा तो उसका अंजाम यही होने वाला है। तो मैं उसको ये फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहूँगा। दोस्तों ये फेसबुक लाइव के ज़रिए मैं फिर से अपील करूँगा फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए। आप सबका एक प्रकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका बोलते हैं ना कि नेचुरल लक आपका बहुत अच्छा है कि आपके इस फर्स्ट टाइम वोटिंग के माध्यम से आपको इंडिया में रिवोल्यूशन करने का एक चांस मिल रहा है। रिवोल्यूशन करने का चांस इसलिए मिल रहा है क्योंकि दोस्तों सबसे पहले मतलब मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, आपको उस पॉइंट बताना चाहूँगा 2014 के बाद इस देश में क्या क्या चीज़ें बदली। सबसे पहले जैसे एक स्कूल हो या कोई ऑफिस हो, हर एक, या फिर कोई फैमिली हो, हर एक जगह पे रूल्स होते हैं। उन रूल्स को हम दिल से फॉलो करते हैं। उसमें हम ये नहीं देखते कि रूल बनाने वाला कौन है, रूल इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है, रूल क्या हो रहा है क्या नहीं। तो सबसे पहले एक कल्चर बोलते हैं, इंडिया की एक कल्चर थी, इंडिया की एक संस्कृति थी, उसका जतन करने का कार्य जो है हमारे कंधों पर है। तो दोस्तों सबसे पहला इस देश में 9 अगस्त 2018 को एक ऐसी घटना घटी जिसे पूरे देश ने, पूरे विश्व ने पाया, सब ने देखा, पर उस पर आक्रोश किसी का नहीं निकला दिल से। इसका मतलब इस देश में आज भी जातिवाद जिंदा है। अगर इस देश में कोई भगवत गीता जलाता, अगर इस देश में कोई कुरान जलाता, अगर इस देश में कोई भी धर्म का धर्म ग्रंथ जलाया जाता तो शायद से इतना सन्नाटा नहीं होता। इसका मतलब ये हो चुका है, हम बस फिल्मों में क्या देखते हैं, हम हमारे वीडियोस के माध्यम से कहते हैं, सब झूठा दिखावा हो चुका है दोस्तों ये सब कुछ। क्योंकि अगर हम इस देश को दिल से मानते तो जिस दिन इस देश का संविधान जलाया गया तो उस हाथों को हम काट के फेंक देते। और जिस दिन ये संविधान जलाया जा रहा था उस दिन संविधान के रक्षक जिसे कहा जाता है, वो मतलब इस देश का मिलिट्री फोर्स हो या फिर इस देश का पुलिस फोर्स हो, उस समय मौजूद थे। उनकी निगरानी में इस देश का संविधान जो है वो जलाया गया। इसका कारण एक ही हो सकता है कि जो फोर्स उन पे आ रहा है गवर्नमेंट का, वो फोर्स शायद से उनके देशभक्ति से भी बढ़ चुका है। पुलवामा अटैक हुआ, हम सब ने कंडोलेंस किए, बहुत से लोगों ने ट्रिब्यूट दिया उनको, हमारे जो 40 शहीद जवान थे उन सभी को। पर दोस्तों कभी आपने दिमाग लगाकर एक बात सोचने का प्रयास किया कि इस देश में कसाब जो है उस समुद्र के माध्यम से इजीली घुस सकता है? उस टाइम भी हम चुप बैठे थे। उस टाइम पे सरकार जो इन कांग्रेसियों की थी, आज उसी बेस पे, उसी चीज़ों के दम पे ये भाजपाई लोग सरकार में आए और इन भाजपाई लोगों ने मुद्दा रखा कि आतंकवादियों को क्या एक सर के बदले 10 सर हम लेके आएंगे। 56 इंच का सीना कहने वाले इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये एक वक्तव्य किया था कि अगर वो एक काटेंगे तो हम 10 काटेंगे। तो आज हमारे 40 जवानों का उन्होंने शहीद कर दिया है, तो आपके 400 सिर कहाँ पे है मोदी जी? ये सवाल हम कभी नहीं करते। और उनके ही गवर्नमेंट का महाराष्ट्र में का एक मंत्री जिसका नाम है राव साहेब दानवे, वो स्टेटमेंट ऐसा देता है कि 40 अतिरेकी मारे गए, मतलब 40 टेररिस्ट मारे गए, तो भी ये देश जो है सिर्फ दिखावा करने वाला देश, वो उस समय भी शांत था। इसका मतलब क्या समझा जाए दोस्तों? हम देशभक्ति तो बहुत करते हैं। मेरा भारत मान हर ट्रक के पीछे लिखा होता है। हर 15 अगस्त को सुबह नहीं उठने वाला व्यक्ति भी सुबह उठ के देश के तिरंगे को हम सलाम ठोकते हैं। बस एक दिन के लिए हम इस देश से तहे दिल से प्यार करते हैं।
पर हम ये भूल जाते हैं जो इस देश की रक्षा सरहद पे कर रहे हैं उनको इस देश में अतिरेकी मतलब टेररिस्ट कहा जाता है, एक भाजपा के मंत्री के मुंह से। तो उस मंत्री के जो जबान होती है उसका क्या करना चाहिए मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। मुझे ये भी पता है कि जो जात पात हमारे मन में इतना भरा दिया गया है कि फेसबुक लाइव में अगर ठीक है इंडिया का टॉपिक हो तो हमें लाइव देखने की इच्छा बहुत होती है, परंतु हम पहला नाम देखते कि लाइव ले कौन रहा है। अच्छा वैभव सदाफुले, ओ ही इज़ फ्रॉम एससी कैटेगरी, अच्छा ये बुद्धिस्ट है तो उसका लाइव क्यों देखे, ये तो अम्बेडकर ही करेगा। ये जो घिनौना जो कचरा आपके दिमाग में भर चुका है दोस्तों, पहले ये बात निकाल दो। मैं बाबा साहब को इसलिए मानता हूँ क्योंकि मेरे बाबा साहब ने इस देश में जो किया है वो शायद से अब तक किसी ने नहीं किया, तो ना ही किसी को कभी बोलते हैं ना कि किसी की औकात है वो सब करने की। तो मैं ये विनती करूंगा, अभी मुझे क्या पे कमेंट में जैसे देख पा रहा हूँ विकी बर्थडे, क्या आप भी चाहते हैं भारत को आरएसएस मुक्त हो? नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं सिर्फ भारत को नहीं तो मैं इस पूरे दुनिया में से आरएसएस को मुक्त करना चाहता हूँ, इस दुनिया को। क्योंकि आरएसएस जैसे संगठन जो है उसका ये एक ब्रांच में क्लियरली इसी जैसे हम इंडिया में इतना अपोज कर रहे हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह उसके एक मिरर इमेज मतलब इस देश में आरएसएस नाम की एक आतंकवादी संगठन जो है पलपती जा रही है। आप सभी के विभाग में आपको पता होगा सुबह सुबह हाफ चड्डी पहन के फुल पैंट पहन के वो उनकी प्रतिज्ञा करते हैं इस देश को कम्युनल राइट्स में कैसा बदला जाए, इस देश की हालत सीधे जैसे कैसी की जाए, इसका ही प्रयत्न आरएसएस जैसे नाम धारक चड्डी धारक लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले विकी बर्थडे जी मैं आपको यह कहना चाहूंगा, आरएसएस जैसी जो संगठन है उसके ऊपर अगर हम संवैधानिक तरीके से कुछ करने का प्रयास करेंगे तो शायद से नहीं हो पाएगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दिन इस देश को संविधान दिया तब उन्होंने क्लियर शब्दों में ये कहा था, ये संविधान कितना भी अच्छा हो ये अंत तक बुरा कहलाएगा असर अगर इसे यूज़ करने वाले लोग बुरे होंगे। तो मुझे नहीं लगता 1947 के बाद या फिर 1950 को 26 जैन को जब बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब ने लिखा उसके इम्प्लीमेंटेशन इस देश में स्टार्ट हुआ, तब से लेके आप तक 2019 तक इस देश में सरकार जो होती है, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट जो होती है, जो संविधान को इम्प्लीमेंट करती है, संविधान के रूल्स को, वो अभी तक तो मुझे लगता नहीं है कि कोई अच्छे सोच वाले इंसान के हाथों में गई है। 47 को हमको फ्रीडम नहीं मिला था, हम इस देश का सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया था। जैसा आपको पता है कि ट्रांसफर ऑफ पावर हम करते हैं कि एक की प्रॉपर्टी किसी और को दे देते हैं हम, उसी तरह में ब्रिटिश सरकार के साथ इस देश के उस समय के कांग्रेसी लोग ने जो इस देश के आरएसएस की संगठन की जिसे माँ कहा जाता है, मतलब आरएसएस की शुरुआत करने वाली संगठन पक्ष जो कोई था पॉलिटिकल पार्टी तो वो कांग्रेस था। उस समय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आपने 200 साल इस देश पर राज किया, अब हमें कुछ समय राज करने दो। तो इसी प्रकार से इस देश का ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन बोलते हैं ना कि सो कॉल्ड इंडियन डिक्टेटर्स के हाथ में, मतलब भारतीय हिटलरशाही के लोगों के हाथ में ये देश को सौंपा गया था। इसीलिए 47 के बाद अब तक इस देश में बोलते ना लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार है। आज बीकॉम पीएचडी के भी लोगों को जॉब नहीं मिलती। आज केरला से जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा लिटरेसी है उस स्टेट से लोग यहाँ पे आते हैं महाराष्ट्र मुंबई में जॉब के सर्च में। जम्मू कश्मीर से लेके भारत के एंड केरला तक, वेस्ट बंगाल से लेके इस साइड के महाराष्ट्र तक या फिर गुजरात तक, बेरोजगारी का लेवल जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप साल ब साल बढ़ते जा रहा है। और जिस देश में बेरोजगारी होती है उस देश में आतंकवाद होता है, जिस देश में बेरोजगारी होती है उस देश में बलात्कार होते रहते हैं, जिस देश में बेरोजगारी है उस देश में क्राइम्स होते रहते हैं। तो अगर इस देश को आप सभी को बचाना है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, तो उन सबको जो है इस देश का जो थर्ड फ्रंट है, जैसे महाराष्ट्र में एक ऑप्शन हम सभी को युवाओं को मिल चुका है, वो है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन जिसने इस देश को दिया। एक बोलते हैं ना कि एक ऐसी भेंट इस देश को दी जिसके कारण इस देश में लोकशाही लाने का कार्य जो था इस देश के सच्चे बच्चों पे उनके हाथों में था, परंतु हम दिल्ली तक पहुंच नहीं पाए। ये हमारे नाकामयाबी का जरिया, नाकामयाबी का फ़ायदा उठाकर इस देश के दलाल भड़वों ने दिल्ली पर राज किया और जो संविधान लिखा गया तो संविधान का गलत इस्तेमाल करके अच्छाई के खिलाफ
उन्होंने संविधान को बुरा बना के इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों, अगर इस देश को बचाना है, अगर इस देश के संविधान को हमें बचाना है, तो हम सभी को जात पात धर्म, आपका लिंग, सब कुछ भूलाकर हम सभी को आज एक होना होगा। और ये 2019 के इलेक्शन के माध्यम से हम सेव इंडिया इस फेसबुक टॉक शो के जरिए मैं आप सभी से फिर से विनती करूंगा, दिल से विनती करूंगा दोस्तों, ये लास्ट चांस है। अगर इस समय हमने फिर से ये बीजेपी या कांग्रेस को स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में भेज दिया, तो दोस्तों शायद से इस देश का जो है, इस देश को हम कभी भी फिर से सोने की चिड़िया बोलने का मौका ये लोग हमें देंगे नहीं। अगर आपको रूल करना है तो आप खुद स्टैंड लीजिए। मैं यूथ से ये कहना चाहूँगा इस देश के, आपको खुद को स्टैंड लेना होगा। जैसे मैंने खुद के इंडिविजुअल लेवल पे एक स्टैंड लिया है। मुझे कोई साथ दे या ना दे, मुझे अगर इस देश को बचाना है, मेरे भारत को बचाना है, तो मुझे खुद को फ्रंट पे आना होगा। और इसलिए मैंने निश्चय किया है, मेरे साथ कोई रहे या ना रहे, हमें स्टैंड लेना है। हमें दिल्ली तक जाने का मार्ग खुद ढूंढना है, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है, हमें स्टेट गवर्नमेंट में जाना है, और हमें वहाँ पहुँचना है जिससे बाबा साहब ने से कहा था कि जब तक ये संविधान अच्छे हाथों में नहीं आता तब तक ये संविधान बुरा ही कहलाया जाएगा। तो अब हमें जो अच्छे हाथ है इस देश के, अब सभी अच्छे हाथों को हमें अब एक साथ आना है। हमें स्टेट गवर्नमेंट में पहुंचना है, हमें दिल्ली गवर्नमेंट में पहुंचना है, और तब जाके इस देश को जो कहते हैं मेरा भारत महान हम कह सकेंगे। यहाँ पे मुझे और एक प्रश्न है, तो मैं प्रश्न को भी ले लेता हूँ। आपको क्या लगता है भारत में कैसे 300 kg RDX कैसे आया? क्या कुछ आप अपने ही दलाल उनसे मिले हुए हैं? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। मैं इसके ऊपर मैंने स्टार्टिंग में मैंने इसमें बोल के हो चुका है। मैं फिर तो भी आपके लिए मैं फिर से दोहरा देता हूँ। विकी बड्डी जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस देश में, और सब क्लियर है, एक क्रिस्टल क्लियर चीज़ है ये सब कुछ चीज़ें, कि इस देश में 300 किलो RDX तो ऐसा नहीं कि किसी प्लास्टिक में लाया होगा या किसी ने जेब में भर के लाया होगा। 300 किलो RDX लाना, इसका मतलब जिस देश में 50-60 किलो के 10 कसाब आ सकते हैं, इसका मतलब 600 किलो के लोग आ सकते हैं समुद्र के जरिए। तो इस देश में 300 किलो RDX भी बोलता ना कि सोच समझ कर लाया जा चुका है। जैसे आप सभी को पता ही होगा कि बहुत से इंटेलेक्चुअल्स ने बुक्स भी लिखे उसके ऊपर कि कसाब और जो 26/11 का जो हादसा था इस देश में, वो जानबूझ के कराया गया था। 26/11 मतलब 26 नवंबर 1949 को इस देश में बाबा साहब ने फर्स्ट टाइम इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट किया था, और 26 जैन को उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था। तो प्रॉपर 26/11 ही क्यों, और प्रॉपर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद क्यों गिराएगी, प्रॉपर 14 फेब को पुलवामा अटैक क्यों हो रहा है? इसका कारण ये सब अटैक्स जो होते हैं ये प्री प्लान्ड होते हैं। ये प्री प्लान्ड उनकी तरफ से होते हैं जिनको इस देश को एक पर्टिकुलर धर्म के नाम पे इस देश को बनाना है। और मैं मेरे देशवासियों को सभी को ये विनती करना चाहूँगा, मेरे मुस्लिम भाइयों से, मेरे हिंदू भाइयों से, मेरे बुद्धिस्ट भाइयों से, मेरे सिख भाइयों से, मेरे सभी भारतीय भाइयों से मैं सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, बाबा साहब के दिए हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान में क्लियरली मेंशन किया गया, बाबा साहब को पता था कि इस देश में 80% मेजोरिटी हिंदूज़ की है, स्टेप बाय स्टेप उसके बाद मुस्लिम समाज आता है। तो ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि यार मैं मेजोरिटी में हूँ तो देश मेरा है, ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। इसीलिए बाबा साहब ने इस देश को क्लियर शब्दों में कहा था। बाबा साहब को पता था कि अगर मैं ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इस चीज़ों को नहीं लिखूंगा तो शायद से आगे जाके इस देश का नाम सब लोग अपने अपने हिसाब से रखने का शुरू कर देंगे। इसलिए बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा था, इंडिया दैट इज़ भारत। तो जो लोग आज इस देश को हिंदुस्तान रहे या कुछ अलग नाम से कहते हैं, तो आपको ये बताना चाहूँगा मैं, आप देशभक्ति का पाठ हमें तो ना सुनाएं, क्योंकि इस देश को हिंदुस्तान बोलना, इसका मतलब कल उठ के कोई कुछ भी बोल देगा। आज मैं बुद्धिस्ट, मैं बोल सकता है इसको बुद्ध राष्ट्र बोल दूंगा, कल कोई और इस्लाम मेरे भाई को बोले इस्लामिक राष्ट्र बोल देगा। ये देश, मेरे बाबा साहब ने कहा था कि ये देश किसी के बाप के जागीर नहीं है। इस देश में हिंदुज़म का भगवा रंग भी है, इस देश में मुस्लिम भाइयों का ग्रीन रंग भी है, इस देश को चलाने वाला जो चक्र होता है वो मेरे महान सम्राट अशोक का अशोक चक्र भी है। तो मैं आप सभी को फिर से विनती करूँगा, इस देश को किसी और नाम से आप ना बुलवाएं। और 300 करोड़ RDX का जो प्रश्न था आपका विकी जी, मैं आपको फिर से ये बताना चाहूँगा, ये प्रॉपर प्री प्लान था। और जिस दिन इस देश में सच्ची में इस देश से प्यार करने वाले लोगों की सत्ता में जब वो जाएंगे, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में इस देश से प्यार करने वाला व्यक्ति जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उस दिन उस इंसान को हमारे शहीद जवानों की याद आएगी, तो उस दिन ये सब चीज़ें बाहर निकलेगी।
तब तक हमें वेट करना है। शायद से 47 से लेकर आज तक हम वेट ही कर रहे हैं, परंतु ऐसा एक भी पीएम हमें इस देश को प्राप्त नहीं हुआ है कि जो इस देश से प्यार करने वाला हो। विकी जी का और एक प्रश्न है, क्या मोदी को आर्मी का क्रेडिट लेना चाहिए या नहीं? सबसे पहली बात तो ये, अगर मोदी को क्रेडिट लेना है तो सबसे पहला मोदी खुद के 5-5 लाख का वो पहन रहे या उसके 10-15 लाख का उसका सूट रहे, वो सब साइड में फेंक के खुद सोल्जर की वर्दी पहन के, अगर उसमें इतना दम होगा तो खुद वो ड्रेसअप करके सोल्जर का हर एक मिलिट्री आर्मी का, जैसे उसके जो उसको स्पून फीडिंग करते हैं मोदी को, मतलब आरएसएस वाले, उनका स्टेटमेंट ऐसा आया था कि 3 साल में आरएसएस की आर्मी तैयार हो जाएगी। अगर 3 साल में आप तैयार हो सकते हो तो आप इंडियन आर्मी, बोलता ना कि इंडियन आर्मी के जन्म होने के पहले आपकी आरएसएस है, तो तब से लेके आप तक 1972 के वॉर हुए, इंडिया में कारगिल वॉर हुआ, तो तब ये आपकी हाफ चड्डी की गैंग कहाँ पे थी? अगर आपको इस देश में मुस्लिमों से इतनी प्रॉब्लम है, अगर आपको देश में पाकिस्तानियों से इतनी प्रॉब्लम है आरएसएस वालों को, तो आरएसएस वालों में इतना दम है, तो आप जो है हाफ चड्डी पहन के जो लकड़ा वो सब घुमाते हो, जो आप दशहरे के दिन शस्त्र पूजा जो करते हो, वो शस्त्र आपने कहाँ घुसाने के लिए रखा है? तो इसका उत्तर आरएसएस वाले ने मुझे देना चाहिए। मुझे उसका उत्तर का मैं वेट करता रहूँगा। परंतु मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जो मेरे फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए मैंने फेसबुक लाइव का हमने शुरुआत की है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा ये लाइव वीडियो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर करें, ताकि ये, और हर दिन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 3 दिन जो है फेसबुक लाइव के ज़रिए मैं भारत के हर एक युवा को फिर से विनती करने के लिए, हर रोज़ विनती करने के लिए फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी के सामने आने का प्रयास करूँगा। और हिंदी से ये लाइव हम करेंगे, क्योंकि इस देश के हर एक कोने में ये लाइव जाना चाहिए। जिस देश में युवाओं को आज तक जाति धर्म के नाम पे जकड़ के रखा चुका है, उन सब जाति से, धर्म से प्रेम करने वाले युवाओं को मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रथम हम भारतीय है, अंत ही हम भारतीय है। दोस्तों, हमारी पहचान जो है वो भारतीय होनी चाहिए, ना कि किसी धर्म के नाम से या फिर किसी जात के नाम से होना चाहिए। आपको धर्म और जात में बांटने वाले बहुत से लोग आएंगे जो आपको बड़ी बड़ी सभा लेके इम्प्रेस करने का प्रयास करेंगे। आपके माँ बहनों को 100-200 रुपये से आपको उनके प्रचार सभा के लिए बुलाएंगे, परंतु आपको निर्णय लेना, आपको निश्चय करना है दोस्तों कि हमें इस देश को फिर से उन बेईमानों के हाथ में बेच देना है, या फिर इस देश को संभालने की जिम्मेदारी जो है हमारे खुद के कंधों पे हमें ले ली। इतना मैं आपसे कहूँगा। और इस सेव इंडिया को आपने सभी ने इतना प्रतिसाद दिया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। कल ठीक 3:30 बजे यही मेरे फेसबुक अकाउंट पे फिर से हम जो है सेव इंडिया इस फेसबुक लाइव टॉक शो में फिर से कुछ नए मुद्दों के साथ आएंगे। तब तक मैं आप सभी का तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हर एक फेसबुक ग्रुप में शेयर करेंगे, वो कोई भी कास्ट कम्युनिटी का हो, हर एक फेसबुक के सिटी ग्रुप में आप शेयर करोगे, हर एक फेसबुक के आप इंडिविजुअल लेवल पे आप शेयर करेंगे। इतने में आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ और फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। कल कुछ और दिलचस्प मुद्दों के साथ इस देश के संदर्भ में कोई और नए मुद्दे हो, जो और नए मुद्दे हमने उस पर स्टडी किया, उस नए मुद्दों पर ओके थैंक्स विकी जी, उस नए मुद्दों पर कल हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप तक इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करूं। दोस्तों, सोशल मीडिया भी जो होता है, अधिकार जो मिला है, इसका प्रॉपर हम यूज़ करेंगे। सेव इंडिया को आप सबकी ज़रूरत है, तो आप सभी को इस सेव इंडिया नाम हमने क्यों रखा है ये आपको पता चल गया इस लाइव के ज़रिए। तो मेरे भारत को बचाओ दोस्तों। आज हमें सभी को मिल के, जात पात धर्म लिंग हमें सब बाजू में रख के हम सभी को एक साथ होकर इस भारत देश को इस 19 के इलेक्शन के माध्यम से बचाना है। तो अपना वोट जो होता है, मेरा फर्स्ट वोट, मेरा लाइफ का फर्स्ट वोट जो आप सभी का होगा, तो आप सभी को मैं सलाम करना चाहूँगा कि आपका वोट जो है आप अच्छे इंसान को दे, उसकी जात धर्म पात न देखते हुए। और महाराष्ट्र में तो मैं सभी को दोस्तों को बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र में आपको आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर के नाम में एक थर्ड फ्रंट मिला है दोस्तों। आपको उस थर्ड फ्रंट को इतना पावरफुल बनाना है कि 2024 के इलेक्शन में वो थर्ड फ्रंट जो है हमें सेंट्रल में पहुंचाना है। इतने में आपसे विनती करूंगा। आप सभी का फिर से तहे दिल से धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, सेव इंडिया।